Hello friends, welcome to my YouTube channel again and today we are going to discuss the practice paper 2 for Let's Crack Good Side series। तो वैसे तो ये सीरीज मैं लाइव लेक्चर के साथ ही खत्म करने वाला था, लेकिन जिन लोगों ने पेपर प्रैक्टिस पेपर 1 देखा होगा उनको पता ही होगा कि ड्यू टू सम स्क्रीन लैगिंग हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग आधे ही से ही छोड़नी पड़ी। एंड मे बी मेरे पीसी में कुछ कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है। मेरे पास इतना हाई कॉन्फ़िगरेटेड पीसी नहीं है शायद, जो जिसके हार्डवेयर लाइव स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करे। सो मैं अपने तरीके से ट्राई कर रहा हूँ, अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाया विथ माय कंप्यूटर्स कॉन्फ़िगरेशन, देन वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू आवर लाइव सीरीज। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट सम यहाँ पे अपना है, लेट L be the set of parallel lines in a plane and the relation R is defined on L by X is related to Y। X and Y relate करेंगे कब? X and Y relate करेंगे जब they are perpendicular to each other। So which of the following statement is true? हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है कि स्क्यू सिमेट्री है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव के लिए आई डोंट थिंक सो कि ये रिफ्लेक्सिव है। आप भी मत सोचिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या था, हमने पेपर 1 में ही डिस्कस करा था कि x इज रिलेटेड टू x होता है। मतलब ये y को मैं रिप्लेस करता हूँ x से, तो यहाँ पे y रिप्लेस हो जाएगा x से। तो क्या बन जाएगा? x इज परपेंडिकुलर टू x। अब कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर है, दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन तो निकल गया ऑब्वियसली, ऑप्शन ए हट गया। सेकंड कंडीशन इज सिमेट्री। तो अगर x इज रिलेटेड टू y है तो आई कैन से दैट x इज परपेंडिकुलर टू y। लाइक लेट्स से ये वाली लाइन x है एंड ये वाली गाइस लाइन y है, तो x एंड y आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि y एंड x आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो यहाँ पे y इज परपेंडिकुलर टू x करता हूँ तो y इज रिलेटेड टू x बन जाएगा। दैट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक। अब हमारे पास इक्विवेलेंस वाला या ड्यूअल ऑप्शन नहीं है, लाइक नॉट रिफ्लेक्सिव तो आ गया है तो इक्विवेलेंस तो होने से रहा। यहाँ से हमें पता चला कि सिमेट्रिक है, तो आगे ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक दो ऐसे कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास कि द रिलेशन इज ट्रांजिटिव एज वेल एज सिमेट्रिक। सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आगे ट्रांजिटिव आएगा, ट्रांजिटिव नहीं ही आने वाला है। पर फॉर द सेटिस्फेक्शन मान लेते हैं कि x is perpendicular to y, now some other another line z which is perpendicular to y and z are perpendicular। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि x एंड z जो है दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हेंस ऑप्शन बी सिमेट्रिक इज आवर आंसर। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ऐसा कुछ, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है a माइनस एक्स रेस टू n होल पावर 1 अपॉन n, where a is positive, n is a natural number, x is less than a raised to n, etc etc, and FOF ढूंढना है। इट इज क्वाइट इजी, कल भी एक FOF वाला सम करा था। तो FOF ऑफ x दैट इज f ऑफ fx। तो इफ यू रिमेम्बर हमने किया था fx को कंसीडर, fx है हमारा a माइनस एक्स रेस टू n होल रेस टू 1 अपॉन n। लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू a, मतलब fx का वैल्यू a है। तो यहाँ पे ये fx की जगह पे हम a रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा f ऑफ a। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ a? सॉरी, यहाँ पे a ऑलरेडी यूज किया गया है, गड़बड़ हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे ये बन गया आपका f ऑफ b। ओके, नाउ f ऑफ b मतलब x की जगह पे, यहाँ पे x है फंक्शन में, तो यहाँ पे x है। अगर मैं यहाँ पे b कर दूं x की जगह पे, तो यहाँ पे भी b बन जाएगा।
तो एफ ऑफ बी विल बी ए माइनस बी रेस टू एन होल रेस टू 1/n। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ b, तो ये b की जगह पे हम वापिस रख देते हैं। तो b का वैल्यू है a माइनस एक्स रेस टू एन होल रेस टू 1/n, एंड यहाँ पे b रेस टू n पावर है, तो दिस इज n पावर एंड होल रेस टू 1/n पावर। यहाँ पे पावर पावर मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द इंडाइसिस रूल, तो ये n एंड ये n कैंसिल हो जाने वाले हैं। अब ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं, तो इट इज a माइनस a प्लस एक्स रेस टू n एंड होल रेस टू 1/n। तो प्लस है माइनस है कैंसिल, तो बचा गया आपके पास एक्स रेस टू n का 1/n पावर। तो ये n कैंसिल अगेन, तो वी हैव ओनली x विच इज अवर आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इजी, क्वाइट इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। ए स्टार बी डिफाइन करके दिया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2। ये तो मेरा बेटा जूनियर केजी में उसको भी आ जाएगा। 3 स्टार 4, तो यहाँ पे ए एंड बी की जगह पे 3 और 4 सब्सटीट्यूट कर दो, सिंपल है। तो 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 into 4 प्लस 2। तो 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, यहाँ पे 3 4 are 12 प्लस 2। तो दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज 25, 25 प्लस 2 27, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 2 39। So according to that, our answer is option C, 39। Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ऑल्सो इजी वन, इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है cos इनवर्स √3/2 प्लस 2 sin इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू डैश। दो तरीके से सोच सकते हैं, यहाँ पे cos में √3/2 कब होगा, सीधा लिख दे, या तो फिर ये 2 sin इनवर्स है तो इसको sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स स्प्लिट करें, cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स π/2 बन जाएगा, क्योंकि दोनों में जो ये x वाला पोर्शन है वो सेम है, पर फिर भी एक साइन इनवर्स तो रहेगा ही, तो भी कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टली यहाँ से ही करते हैं, कॉस में √3/2 कब आएगा ये सोचते हैं। तो 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। यहाँ पे साइन में √3/2 कब आएगा, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री इज π/3। तो एलसीएम ले लेते हैं, 3 एंड 6 का एलसीएम इज 6। यहाँ पे पाई प्लस 4 पाई बन जाएगा, तो आंसर इज π/6। एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन भाई, तो ऑप्शन ए इज आंसर 5/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हमें दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन 4 दिया हुआ है। ओके, तो साइन इनवर्स साइन 4 दिया है हमें क्वेश्चन में, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द आंसर। तो डायरेक्टली हम साइन इनवर्स और साइन हटा नहीं सकते, क्योंकि ये जो 4 है इट इज अ रेडियन मेजरमेंट, एंड ये 4 रेडियन मेजरमेंट जो है वो रेंज में नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज था -90 टू +90। तो ये एंगल जो है दैट इज नॉट इन द रेंज, ये -π/2 टू π/2 के बीच में नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ये 4 है, आ, सोचे अपने, तो दो तरीके से सोच सकते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 है ना, तो ये जो 4 है 4 3.14 से ज्यादा है। एंड अगर 3π/2 करूं, मतलब π/2 जो है वो 1.57 आएगा। तो 1.57 इंटू अगर हम 3 करते हैं, तो 3π/2 जो है दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4.71 होना चाहिए। सो जो 4 है दैट 4 इज लाई इन π to 3π/2।
ये जो इंटरवल है उसमें लाई करती है। अब पाई टू 3 पाई बाई 2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आता है। तो अब अगर हम सोचे तो ये 4 जो है वो रेंज में नहीं है, मतलब -π/2 to π/2 में नहीं है। तो अगर इसको हम -π/2 to π/2 में लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो -π/2 to पाई में लाना चाहते हैं। अगर ये जो रेंज है वो -90 टू +90 से ज्यादा है, देन आप पाई सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों साइड से। एंड अगर ये कम है -π/2 to π/2 से, लाइक नेगेटिव में है, तो हम पाई ऐड कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पाई सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 4 माइनस पाई, एंड 4 माइनस पाई जो है, अगर करूंगा यहाँ पे पाई सब्ट्रैक्ट तो इट इज 0। एंड अगर यहाँ पे पाई सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस इज π/2। तो यस सर, 4 माइनस पाई इज इन द रेंज, है ना? तो 4 माइनस पाई जो है वो रेंज में बिलोंग कर रहा है। लेकिन 4 माइनस पाई एंगल अगर देखते हैं तो वो एंगल बनेगा कहाँ पे? इसका जो वैल्यू है दैट वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to 90, बट ये एंगल बना कहाँ पे? तो ये माइनस पाई है यहाँ पे। अब 4 माइनस पाई इज नथिंग बट -π+4, तो -π+ समथिंग करेंगे तो इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, जो हमें पहले से ही पता था। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स माइनस साइन 4 माइनस पाई। अब प्रॉपर्टी ऑफ साइन इनवर्स की ये जो माइनस है तो बाहर आ जाएगा, तो दिस इज माइनस साइन इनवर्स साइन 4 माइनस पाई, है ना? तो अब हम ये साइन इनवर्स एंड साइन हटा सकते हैं, एंड साइन इनवर्स एंड साइन आप हटाओगे तो बचेगा क्या? माइनस ऑफ 4 माइनस पाई। साइन इनवर्स एंड साइन कैसे हटा? बिकॉज 4 माइनस पाई एंगल जो है वो अब -π/2 to π/2 के बीच में है, अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, सो हेंस आवर आंसर इज माइनस ऑफ 4 माइनस पाई। ये माइनस अंदर जाएगा तो पाई पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव, तो पाई -4। सो आंसर देखे अपने तो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट इफ लाइन इज पासिंग थ्रू 5, -9, -3, 7 is also passing through a, 3 point, then value of a is equal to dash। तो ये जो पॉइंट्स है दे आर ऑन अ सेम लाइन, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ पाई -9 1 -3 7 1 एंड a 3 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द कोलिनियरिटी। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 होगा, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, एंड हेंस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज पाई इंटू 7 - 3, 7 - 3 इज 4, यहाँ पे +9, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो -3 -a एंड +1, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड करो तो इट इज -9 -7a इज इक्वल टू 0। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, तो ये 5 4 20 हो जाएगा। यहाँ पे 9 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 -9a -9 -7a इज इक्वल टू 0। तो 20 -27 इज -7, -7 -9 तो -16 -16a इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से अपने को मिलेगा -16 इज इक्वल टू 16a, एंड हेंस a का वैल्यू इज इक्वल टू -1। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू अपने को मिला -1। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज अवर आंसर। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है हमें। एंड हमें ऐसा कुछ दिया है x+2 x+3 x+5 x+4 x+6 x+9 x+8 x+11 एंड x+15। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉलम 1, सॉरी यहाँ पे R2 कन्वर्ट्स टू R2 माइनस R1 कर देते हैं, एंड R3 कन्वर्ट्स टू R3 माइनस R1 कर देते हैं। जितने हो सके उतने x के टर्म रिड्यूस करते हैं यहाँ पे। तो अब ये बन जाएगा x+2, R2 चेंज होगा एंड R3 चेंज होगा, R1 एज इट इज रहेगा। R2 क्या चेंज होगा, तो R2 माइनस R1 मतलब x+4 माइनस x माइनस 2, तो हमारे पास बचेगा 2। यहाँ पे x+3 एज इट इज, ये 3 बचेगा। x+5 एज इट इज, यहाँ पे 4 बचेगा। सेम थिंग यहाँ पे R3 माइनस R1 करेंगे तो ये 6 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा एंड ये 10 बचेगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, तो इसमें आगे हम सोचे, ट्राई कर रहे हैं कि एक रो में दो जगह पे जीरो आ जाए या एक कॉलम में दो जगह पे जीरो आ जाए। तो R3 जो है सेकेंड, सॉरी थर्ड रो में से एक काम करते हैं, R3 माइनस 3 R2 कर देते हैं एंड देखते हैं क्या बचता है अपने पास। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, इसीलिए मुझे आइडिया आया कि वहां पे जीरो सेट करे तो इजीली ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज x+2, यहाँ पे 2 एंड दिस इज 0, यहाँ पे x+3, यहाँ पे 3 एंड ये -1 बन जाएगा, यहाँ पे x+5, ये 4 एंड दिस विल बी -2, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो C3 कन्वर्ट करता हूँ। C3 कन्वर्ट्स टू C3 माइनस 2C2, इसको अगर -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 इसमें ऐड होगा तो ये 0 आ जाएगा। सो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू x+2 2 0, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज, x+3 3 -1, थर्ड कॉलम चेंज होगा एंड इट विल बी, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो -2x -6 यहाँ पे ऐड होगा x+5 के साथ, तो इट इज -x -1, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 यहाँ पे ऐड होगा तो -2, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2, यहाँ पे ऐड होगा तो 0। सो थर्ड रो में हमारे पास दो जगह पे 0 है। अब थर्ड रो को यूज करके हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो है -1, इसकी साइन चेंज होती है, तो यहाँ पे +1 इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो हाइड करो तो -2 इंटू x+2 -2 इंटू -x -1। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस, तो ये -2x -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +2x एंड +2 बन जाएगा। तो आंसर दिख रहा है कि -2x +2x कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास, -4 +2 दैट इज इक्वल टू -2। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी बहुत इजी है, मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आएगा उसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x -2, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये 0 एंड +3,
लाइक दिस, एंड यहाँ पे x, यहाँ पे 5 विच इज इक्वल्स टू 0. सो लेट अस सॉल्व दिस. तो ये बचा हमारे पास x माइनस 2, 3, एंड ये x एंड 5 विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 3 इंटू 5 दैट इज 15 विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. 5 3 जा 15 इज फैक्टर, तो x माइनस 5 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो अकॉर्डिंग टू दिस x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 3. तो अब ऑप्शन देखते हैं 5 और माइनस 3. तो ऑप्शन ए इज आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ये भी इजी है, सिंपल सा है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और कुछ भी नहीं करना है. तो इसको डिटर्मिनेंट बना देंगे, तो यहाँ से मैट्राइसिस की जगह पे आप डिटर्मिनेंट सोच लो. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 2 0 0 दिया है, तो फर्स्ट कॉलम से ही हम इसको निपटा देते हैं. तो इट इज 2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इन 2x इंटू साइन 2x, दैट इज साइन स्क्वायर 2x, माइनस cos 2x इंटू cos 2x, दैट इज cos स्क्वायर 2x. अब ये फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x. cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता तो हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला था. ऐसा फॉर्मूला आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. सो दैट्स वाई यहाँ पे ये है अपना माइनस cos 2x. सो आंसर इज माइनस 2 cos 2x, सॉरी 4x, एंगल डबल होगा, यहाँ पे 2x है तो 4x हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. तो जिस तरीके से ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन में गड़बड़ है. यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमें ए बी एंड बी ए लेना पड़ेगा, तो ही ये आंसर ऑप्शन के हिसाब से पॉसिबल है. सो चलिए ये मैट्रिक्स ए हम लोग चेंज कर देते हैं, ये वाला मैट्रिक्स कंसिडर नहीं करना है. मैट्रिक्स ए इज दिस एंड ए स्क्वायर इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है. सो लेट अस फाइंड आउट ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए बी बी ए इंटू ए बी बी ए, विच इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें अल्फा बीटा बीटा एंड अल्फा. सो चलिए मैट्रिक्स सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देन यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ए बी प्लस बी ए. सिमिलरली यहाँ पे ए बी प्लस ए बी, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा बीटा एंड अल्फा. सो कंपेयर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बीटा इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी, मतलब 2ab बन जाएगा. सो लेट अस चेक द ऑप्शन, एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अल्फा इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बीटा इज 2ab, तो ऑप्शन ए इज आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. x रेज टू y इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस y दिया हुआ है एंड dy बाई dx फाइंड आउट करना है. वेरी सिंपल, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, तो ये log x रेज टू y इज इक्वल टू log e रेज टू x माइनस y. यहाँ पे दोनों साइड पे e बेस है. अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे y log x बन जाएगा,
एंड राइट हैंड साइड पे लॉग की प्रॉपर्टी कि अगर ये दोनों सेम है तो पूरा लॉग फंक्शन ही हट जाएगा एंड योर आंसर विल बी x माइनस वाई। तो यहां से हम y को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो माइनस वाई को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो y प्लस वाई लॉग x इज इक्वल टू x। टेकिंग y कॉमन तो बचा क्या आपके पास 1 प्लस लॉग x इज इक्वल्स टू x। नाउ y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस लॉग x। मुझे dy बाई dx चाहिए, तो डिवीजन रूल से डेरिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, देन 1 प्लस लॉग x एज इट इज, एंड x का डेरिवेटिव इज 1 माइनस x एज इट इज, एंड log x का 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव तो 1 का 0 एंड log x का 1 अपॉन x, तो 0 प्लस 1 अपॉन x। सो अगर हम न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दिस इज 1 प्लस लॉग x, यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा एंड x x कैंसिल होने से हमारे पास बचेगा -1 अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे +1 एंड -1 कैंसिल कर देते हैं, तो dy बाई dx क्या बचा हमारे पास, तो इट इज log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर विच इज अवर आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, ऑप्शन सी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब कंटिन्यूअस फंक्शन कब बनेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 fx इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 4 होना चाहिए। तो x टेंड्स टू पाई बाय 4 में हमारा फंक्शन होगा ये, क्योंकि नॉट इक्वल टू मतलब टेंड्स टू है ना। कैसे सर, तो सर नॉट इक्वल टू में भी 3 लाइन होती है, टेंड्स टू में भी 3 लाइन होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू मतलब x का वैल्यू पाई बाय 4 नहीं है, टेंस टू का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू पाई बाय 4 होने जा रहा है, लेकिन वो कभी होने वाला नहीं है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 fx इज sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाय 4 इज k। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है इट इज 0/0 फॉर्मेट। 0/0 फॉर्मेट मतलब अगर मैं x की जगह पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। एंड अगर आपने मेरी एमसीक्यू सीरीज देखी हो तो उसमें हमने एल हॉस्पिटल रूल डिस्कस करा था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल, जिनको नहीं पता है वो समझ लो, एल हॉस्पिटल रूल या तो फिर हॉस्पिटल्स रूल या तो फिर लापिटल्स रूल, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है बट सबका मतलब एक ही है। ऊपर नीचे आपको डेरिवेट करना है सेपरेटली, डिवीजन रूल से नहीं। कहां तक डेरिवेट करेंगे, कब तक डेरिवेट करेंगे, तो जब तक नीचे से 0 हट ना जाए। मतलब अगर मैं ऊपर का डेरिवेटिव करता हूं तो sin x का डेरिवेटिव इज cos x एंड cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन इसका हम डेरिवेटिव करेंगे x का तो 1 एंड पाई बाय 4 का डेरिवेटिव इज 0 इज इक्वल टू k। तो देखो अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो जब तक डिनोमिनेटर 0 नहीं होता तब तक आपको ऊपर नीचे सेपरेटली डेरिवेटिव करना है। दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटल्स रूल या तो फिर लापिटल्स रूल या तो फिर एल हॉस्पिटल रूल। अब लिमिट अप्लाई कर दो, अब 0 नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा, cos पाई बाय 4 प्लस sin पाई बाय 4 इज इक्वल टू k। तो cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, sin pi by 4 is also 1 by root 2 is equal to k. So therefore k का वैल्यू क्या बन जाएगा, 2 by root 2 and this which is equal to root 2. So k का वैल्यू is root 2 which is our answer. So according to the option D is our answer. चलिए next question. Next question, question number 13. It is quite easy. y दिया है tan इनवर्स x एंड थीटा दिया है cot इनवर्स x, मुझे dy by d थीटा निकालना है। तो मैं dy by dx निकालता हूं पहले,
तो dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी थीटा बाई डी एक्स हम निकाल देते हैं, थीटा इज सम फंक्शन, तो डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, सिंपल फॉर्मूला है। अब dy बाई डी थीटा मुझे निकालना है, तो dy बाई डी थीटा की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा बाई डी एक्स। तो वैल्यू प्लग इन कर देंगे तो हमारा आंसर बचेगा -1। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 4x dx, इसका वैल्यू लाना है। तो वैसे तो सिंपल है, अभी अगर ये इंटीग्रेशन की जगह पे डेरिवेटिव होता तो अपने चेन रूल बहुत काम में आता, लेकिन ऐसा कोई चेन रूल इंटीग्रेशन में तो है नहीं। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके cos रेज टू 4x की जगह पे cos स्क्वायर x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ओके, अब cos स्क्वायर x की जगह पे डबल एंगल फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, इसका होल स्क्वायर। सर ये आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो पावर हटा रहा हूं मैं कॉस का। ओके, एंगल होगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन पावर होगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास cos x का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर x का नहीं है। तो ये बाई 2 का स्क्वायर होगा तो 1/4, 1/4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर एक्सपांड करते हैं, तो 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, फिर से ये वाले टर्म में स्क्वायर आया, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 1/4, ये इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कॉस 2x, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 dx, टेकिंग एलसीएम, तो यहाँ पे 1/8 बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 तो 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x। अब तो इजी है, अब सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो ये 1/8 एज इट इज, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 3, तो 3 का इंटीग्रेशन इज 3x, 4 कांस्टेंट, साइन cos 2x का इंटीग्रेशन इज साइन 2x, एंड 2x है एंगल, तो एंगल का कोएफिशिएंट डिवाइड होता है, दैट्स व्हाई डिवाइड बाय 2। यहाँ पे साइन 4x डिवाइड बाय 4 प्लस सी। तो अब ऑप्शन देखते हैं किस हिसाब से सेट करके दिए हुए हैं। ऑप्शन में ब्रैकेट ओपन करके दिया हुआ है, तो लेट्स ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई। तो पहले तो यहाँ पे 2 2 जा 4 कैंसिल होगा, ये 8 अंदर आएगा, तो 3/8x, यहाँ पे 2 साइन 2x बाय 8, यहाँ पे साइन 4x बाय 32 प्लस सी। यहाँ पे 2 4 जा 8 कैंसिल होगा, तो आंसर शुड बी 3/8x, 3/8x प्लस 1/4 साइन 2x एंड प्लस 1/32 साइन 4x। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, एक लौता ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन बी। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 tan x बाई 3 माइनस 10 क्यूब x बाई 3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x बाई 3। बहुत इजी है, ये tan 3 थीटा की फॉर्मूला है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट एंगल ट्रिपल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x पूछा हुआ है। अब ये तो फॉर्मूला बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, फॉर्मूला क्या होती है भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log mod sec x, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन सी इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। For a binomial distribution, the sum and product of mean and variance are respectively 24 and 128. Then the binomial distribution is dash. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस। तो
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू एनपी होता है एंड वेरियंस इज इक्वल टू एनपीक्यू होता है. ओके, तो वी आर गिवन दैट सम एंड प्रोडक्ट. तो सम इज इक्वल टू एनपी प्लस एनपीक्यू एंड विच इज इक्वल टू 24. प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट दैट इज एनपी इंटू एनपीक्यू इज इक्वल टू 128. ओके, चलिए तो यहाँ पे सम इज एनपी प्लस एनपीक्यू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो एनपी प्लस एनपीक्यू, इसमें से अपने एनपी कॉमन निकाल सकते हैं. तो एनपी कॉमन बचेगा अपने पास 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 24. ओके, एंड फर्दर अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे तो ये एन स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 24. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 128 दिया था, तो एनपी इंटू एनपीक्यू इज इक्वल टू 128. तो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू 128. तो इंस्टेड ऑफ एन स्क्वायर पी स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू मिलेगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन क्यू, है ना. तो ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. अदरवाइज एक काम करते हैं, लेट्स से इतनी मेहनत नहीं करनी है, इसी को इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं एंड देन टेकिंग रेशियो. तो अगर रेशियो ले लेंगे 1 एंड 2 का, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सिंपल यहाँ पे डिवीजन लगाना है, तो ये कैंसिल. यहाँ पे 24 एंड 128, तो यहाँ पे सॉरी 24 नहीं आएगा यहाँ पे, 24 का स्क्वायर करना भूल गया मैं. तो दिस इज 576. तो बचेगा क्या अपने पास 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 576 अपॉन 128. तो 64 से कैंसिल होगा तो 9/2 बचेगा. अब यहाँ पे लेट अस सिंप्लीफाई दिस. तो क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस क्यू होल स्क्वायर एक्सपांड करेंगे तो 1 प्लस 2 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 क्यू. तो दिस इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 4 क्यू माइनस 9 क्यू. ये 9 क्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं तो बन जाएगा अपने पास -5 क्यू एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब अगर फैक्टराइज करते हैं तो q इज इक्वल टू 2 आएगा और q इज इक्वल टू 1/2 आएगा. अब q का वैल्यू 2 हो नहीं सकता क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है एंड प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा कभी होता नहीं. तो q इक्वल टू 1/2 आ गया. अगर q 1/2 है तो p इक्वल टू 1 माइनस क्यू होता है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2 होगा. एंड अगर इक्वेशन का यूज करें अपने इक्वेशन 1 का, तो इक्वेशन 1 था np इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 24 वाला एक इक्वेशन था हमारे पास. तो np इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 24. इसमें अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो n इज इक्वल टू 32 आ जाएगा. तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास p ऑफ x की थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू ncx p raised to x and q raised to n minus x. तो n 32 है, so that's why it is 32cx. p and q दोनों 1/2 है, तो ये 1/2 raised to 32 बन जाएगा. एंड सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन, अगर देखे तो
ऑप्शन सी इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ऑफ ए डैश दिया हुआ है अपने को 0.3 एंड पी ऑफ बी दिया है 0.5, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.3, देन वी नीड टू फाइंड आउट पी ऑफ बी गिवन बाय ए यूनियन बी डैश। ओके, चलिए तो इट इज नथिंग लाइक रॉकेट साइंस, थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है। यहाँ पे साइड में वो चीजें लिख रहा हूँ जो यूटिलाइज होगी, पर ये सम में नहीं है। तो P ऑफ A गिवन बाय B का फॉर्मूला P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। मतलब यहाँ पे होता क्या है, तो न्यूमरेटर में इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू B दिया हुआ है A गिवन बाय B, तो यहाँ पे P ऑफ B आएगा। तो सेम लॉजिक अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो P ऑफ B गिवन बाय A यूनियन B डैश, तो इसके लिए सोचेंगे तो न्यूमरेटर में इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, दैट इज बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश अपॉन पी ऑफ ए यूनियन बी डैश। अब न्यूमरेटर में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो इट इज बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। तो बी इंटरसेक्शन बी डैश इज नल सेट, तो ये वाला पार्ट होने वाला है नल सेट। एंड डिनोमिनेटर में रिकॉल करो कि P ऑफ A यूनियन B का हमारे पास फॉर्मूला था, तो P ऑफ A यूनियन B इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B डैश क्या बनेगा, इट इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B डैश माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। ओके, तो न्यूमरेटर में आपके पास बचा P ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि B इंटरसेक्शन B डैश तो नल सेट हो गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास P ऑफ A प्लस P ऑफ B डैश, एंड रिकॉल करो 11th स्टैंडर्ड, तो A इंटरसेक्शन B डैश जो है वो A माइनस B होता है। तो P ऑफ A माइनस B इज नथिंग बट P ऑफ A इंटरसेक्शन B न्यूमरेटर में एज इट इज, डिनोमिनेटर P ऑफ A प्लस P ऑफ B डैश, एंड ये और कुछ भी नहीं है, इट इज P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना। कैसे सर, तो देखो वेन डायग्राम से ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये हमारा A, ये हमारा B एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड A माइनस B। तो पूरे सेट ए में से अगर मैं ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड पोर्शन मिल जाएगा। ओके, चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या बचता है डिनोमिनेटर में। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A, एंड ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस P ऑफ A कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास P ऑफ B डैश माइनस माइनस प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास A इंटरसेक्शन B का वैल्यू है, A इंटरसेक्शन B इज 0.3, तो न्यूमरेटर में 0.3 आएगा, डिनोमिनेटर P ऑफ B डैश। अगर P ऑफ B 0.5 है तो P ऑफ B डैश कितना, तो दैट इज ऑल्सो 0.5, 1 माइनस P ऑफ B करा, एंड दिस इज 0.3, तो ये बन गया आपका 0.3 अपॉन 0.8, दैट इज 3/8। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 3/8, तो हमारे पास फ्रैक्शन में कोई ऑप्शन है नहीं, पर अगर हम 3/8 करेंगे तो 3/8 करने से हमें आंसर मिलेगा 0.375। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इट इज इंटरेस्टिंग, ये वाला सम जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ईयर of 22nd century
at chosen random there will be 53 Sundays is dash। तो 53 संडे होने की हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, वो भी 22nd सेंचुरी में। तो कोई भी सेंचुरी में जो ईयर है वो दो टाइप के होंगे, या तो लीप ईयर होगा या तो नॉन लीप ईयर होगा, है ना। तो लीप ईयर एंड सिंपल ईयर का रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू 1:3। हर 4 साल में जो चौथा साल होता है वो लीप ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2020 इज अ लीप ईयर, तो 2024 मतलब 21, 22, 23 तीन सिंपल ईयर के बाद एक चौथा जो आएगा वो लीप ईयर आएगा। ओके, तो लीप ईयर इज टू सिंपल ईयर जो है दैट इज 1:3। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए इज अ सिंपल सॉरी ए इज अ लीप ईयर एंड बी इज अ सिंपल ईयर। तो P ऑफ ए करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि 1:3 है तो टोटल जो है 1:3 रेशियो। तो लीप ईयर इज 1 एंड टोटल ईयर इज 4, काइंड ऑफ ऐसा। तो ये जो है वो P ऑफ ए बन जाएगा 1/4। सिमिलरली P ऑफ बी सोचेंगे तो P ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3/4, सेम इसके जैसा, है ना। क्योंकि लीप ईयर एंड सिंपल ईयर टोटल 22nd सेंचुरी की बात हो रही है, मतलब 100 ईयर्स है आपके पास। 100 ईयर्स में 25 टाइम्स लीप ईयर आएगा और बाकी के 75 टाइम्स नॉन लीप ईयर होगा। तो 25/100 किया तो इट इज 1/4 एंड 75/100 किया तो इट इज 3/4, लाइक दैट। ओके, अब कोई इवेंट सी बनाते हैं इन विच अ ईयर हैव 53 संडेज। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बाय ए सोचेंगे हम, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लीप ईयर। तो लीप ईयर में टोटल होते हैं 366 डेज, है ना। तो लीप ईयर में होंगे 366 डेज। अब हमारे पास 52 वीक्स के 364 डेज होते हैं, तो बाकी बचे हमारे पास 2 दिन। वो 2 दिन में संडे होने की प्रोबेबिलिटी इज 2/7, क्योंकि अगर हम चॉइस देखेंगे तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, या तो फिर सैटरडे एंड संडे। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे सॉरी मैं थर्सडे फ्राइडे वाली चॉइस लिखना भूल गया। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टोटल चॉइसेस, एंड इसमें संडे 53 आना चाहिए। तो जो बचता है वो दो बचता है दिन हमारे पास। तो दैट्स वाई इट इज 2/7। तो संडे मंडे होगा तो आएगा, या तो फिर सैटरडे संडे होगा तो आएगा। ये एस जो है वो सैटरडे का है। ओके, तो दैट इज 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी इफ लीप ईयर है एंड 53 संडेज है। तो अब अगर नॉन लीप ईयर है एंड 53 संडेज है, तो अब हमारे पास होते हैं 365 डेज नॉन लीप ईयर में। तो बचा एक दिन, मतलब यहाँ पे जैसे हम दो पैर बना रहे थे संडे मंडे मंडे ट्यूसडे, उसकी जगह पे हमारे पास एक ही चॉइस है। तो 1 एंड टोटल डेज होते हैं 7, तो 1/7। अब हमें ढूंढना है कि 53 संडेज होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ढूंढना है। तो अप्लाई द टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम। तो P ऑफ C इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ C गिवन बाय A प्लस P ऑफ B इंटू P ऑफ C गिवन बाय B। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अगर वैल्यू प्लग इन करते हैं तो ये 1/4 इंटू 2/7 प्लस 3/4 इंटू 1/7। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये बन गया 2/28 प्लस 3/28, तो इट इज 5/28। एंड देखते हैं अब ऑप्शन में हमारे पास क्या है।
तो ऑप्शन यस 5/28, सी ऑप्शन इज 5/28, तो आंसर इज सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज अ कॉर्नर पॉइंट्स, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। बहुत इजी है, खाली वैल्यू प्लग इन करो, आंसर लाना है, कुछ भी फैंसी नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो z इज इक्वल्स टू गिवन टू अस 30x माइनस 30y। अब पॉइंट दिया है, पहले यहाँ पे ए बी सी डी हम पॉइंट को लेबलिंग कर लेते हैं। लेट्स से ए पॉइंट इज 15,0, तो z का वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे 15 रख दो, 15 3 जा 45, इट इज 450। देन b 15,15 यूज करते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 0 बन जाएगा z का वैल्यू। देन 10,12, तो z का वैल्यू अगर x की जगह पे 10 रखेंगे तो 300, एंड 12 रखेंगे तो 12 3 36, तो -360, तो मिलेगा -60। देन d इज इक्वल्स टू, d कोऑर्डिनेट 10,20 ले लेते हैं, तो z इज इक्वल्स टू 10,20, यहाँ पे 10 रखेंगे तो इट इज 300, माइनस 20 रखेंगे तो 2 3 6, तो ये 600, तो दिस इज इक्वल टू -300। देन लेट्स से पॉइंट E इज 0,20, तो इसके करस्पॉन्डिंग z का वैल्यू -600। ओके, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z ऑब्टेन्ड एट, इन सब में से जो सबसे छोटा है दैट इज मिनिमम, क्वाइट ऑब्वियस। तो सबसे छोटा इज -600 एंड हैंस आंसर इज 0,20। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लगती है, इसको 0,20 कर देते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 0,20। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द कंडीशन, इसमें से कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट वन 1,1। कंडीशन ऐसा दिया है कि 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन -5। अब अगर 1,1 की बात कर रहे हैं, इसको मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ x एंड y की जगह पे, तो 2 माइनस 3 इज ग्रेटर देन -5। इज इट ट्रू? बिल्कुल नहीं, -1 आएगा, -1 ग्रेटर देन -5। ट्रू कि फॉल्स? यस सर, इट इज ट्रू, है ना। -1 जो है वो -5 से बड़ा है, तो ये हमारा सोल्यूशन है। यस सर, ये सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट इज -1,1, तो अगर -1 रखते हैं तो -2, एंड 1 रखते हैं तो -3। -3 ग्रेटर देन -2, -3 ग्रेटर देन -5 पॉसिबल ही नहीं है, -5 इक्वल टू -5 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली 1,-1 के लिए चेक करते हैं अपने, तो 1,-1 एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 2, वाई की जगह पे -1 रखेंगे तो 3 ग्रेटर देन -5। यस, ये होगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रखते हैं, तो फोर्थ पॉइंट इज -1,-1, तो x की जगह पे -1 रखेंगे तो -2, y की जगह पे -1 रखेंगे तो ये +3 ग्रेटर देन -5, तो ये 1 बन गया, 1 ग्रेटर देन -5। ओके, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। देन -2,1 रखते हैं एंड चेक करते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे -2, तो -4 -3 ग्रेटर देन -5, -7 लेस देन -5 होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट वन चेक करते हैं, 2,-1, तो 2,-1 एक्स की जगह पे 2, तो 4, वाई की जगह पे -1, तो +3 ग्रेटर देन -5, 7 ग्रेटर देन -5। यस सर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। देन -1,2, तो -1,2 देखते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे -1, तो -2, एंड y की जगह पे 2, तो -6 ग्रेटर देन -8। जी नहीं, -8 बनेगा, ये पॉसिबल नहीं। ओके, तो ये नहीं होगा।
अब लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, -2, -1। तो x की जगह पे -2 रखेंगे तो ये -4, y की जगह पे -1 रखेंगे तो ये +3, एंड ये ग्रेटर देन -5, तो -1 आया। -1 ग्रेटर देन -5, यस ये होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो काउंट करते हैं कितने पॉइंट्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देर आर 5 points which are satisfying the condition, तो ऑप्शन बी इज आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, देन एफ एक्स इज इक्वल टू डैश। हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है, हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है, ये इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। ये तो सीधी सी बात है कि एफ डैश एक्स कॉट एक्स आ रहा है, कॉट एक्स इज पॉजिटिव फॉर 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये इंक्रीजिंग है ही, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या था भाई, डेरिवेटिव पॉजिटिव है देन इट इज इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इट इज डिक्रीजिंग। तो हमें डेरिवेटिव दिया है एंड हमें उसके ऊपर से फंक्शन लाना है। तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। तो अगर मेरे पास डेरिवेटिव है एंड मुझे फंक्शन चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा, एंड एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स, एंड कॉट एक्स का हो जाएगा लॉग मोड साइन एक्स। तो ऑप्शन सी इज अवर आंसर, लॉग मोड साइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो कोई भी टेंजेंट का स्लोप इज dy बाई डी एक्स, इसका हम dy बाई डी एक्स कर देंगे तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। अब नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर लाइन टू दी टेंजेंट, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव इज 3x² -2। अब कहाँ पे चाहिए, तो dy बाई डी एक्स एट 1, 3 चाहिए, तो x की जगह पे 1 लिख लो, तो इट इज 3 - 2, तो दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारा स्लोप बन गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/m होगा, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट, एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इज -1। तो यहाँ पे स्लोप 1 आ रहा है, तो इसका स्लोप आ जाएगा -1। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 24। If x is equal to cos x, then find the value of dy where x is equal to π/6 and delta x is equal to 0.01। ओके, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज अप्रोक्सीमेट डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब y इज इक्वल टू कॉस एक्स है हमारे पास। यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो मुझे डेल्टा y को सब्जेक्ट बनाना है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो अब कहाँ पे चाहिए, तो एट x इज इक्वल टू π/6 चाहिए, तो x की जगह पे π/6 रख दो, तो ये माइनस साइन π/6 इंटू डेल्टा एक्स इज 0.01। ओके, तो डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 इज -1/2 इंटू 0.01, साइन 30 इज -1/2, तो ये -0.5 बन जाएगा, इंटू ये 0.01, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज -0.005। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी इज आंसर। यहाँ पे डेल्टा वाई होना चाहिए, देर इज अ स्मॉल एरर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत इजी, प्रोडक्ट रूल, अदरवाइज यूवीडीएक्स वाला रूल। तो इंटीग्रेशन ऑफ यूवीडीएक्स रिकॉल कर लेते फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स होल डी एक्स। So let us simplify.
इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स चाहिए हमें। तो यहाँ पे u का वैल्यू सेक इनवर्स एक्स, तो इट इज सेक इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx। ओके, तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस एंड देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा x सेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन x dx। ये x एंड x कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास x सेक इनवर्स x एंड 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला लॉग मोड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब कंपेयर करते हैं इसको यहाँ पे x सेक इनवर्स x माइनस ए के साथ एंड देखते हैं कि ऑप्शन क्या था। ओके, ऑप्शन में हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन इस हिसाब से है ही नहीं। ये 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx समथिंग लाइक दिस। तो a क्या होगा ऐसा पूछा हुआ है, तो a इज दिस 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू आंसर a इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटीग्रेशन साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx होल dx। तो दिस इज इक्वल टू x साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 एंड ये माइनस कॉस x dx, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx एंड कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ओके, तो अब कंपेयर कर देते हैं एंड ए बी ढूंढ लेते हैं। तो a मीन्स x cos x का कोएफिशिएंट, तो x cos x का कोएफिशिएंट इज -1, तो a का वैल्यू -1, तो a इक्वल टू -1 एंड साइन x का कोएफिशिएंट b है, तो साइन x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो b इज इक्वल टू 1। अब चाहिए क्या, a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -1 प्लस 1 which is equal to 0. So according to that, option B is our answer. Next, question number 27. Integration of root of x minus 3 into 7 minus x dx. ये इंटू नहीं है, यहाँ पे कंडीशन है 3 इज लेस देन x इज लेस देन 7, ताकि ये रूट के अंदर जो कुछ भी है वो इमेजिनरी ना बन जाए। ओके, तो चलिए इसको पहले एक्सपांड करते हैं, रूट के अंदर जो कुछ भी है, तो ये x मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस 3x। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 7x प्लस 3x इज 10x एंड -21 dx। तो यहाँ पे इसका लास्ट टर्म ढूंढ लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, है ना। तो दिस इज इक्वल टू मिडल टर्म इज 10x, 10x का स्क्वायर करेंगे तो 100x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म इज माइनस एक्स स्क्वायर
मैं साइन के साथ ही ले लेता हूँ यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ताकि मुझे प्लस माइनस जो कुछ भी करना है वो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि मैं क्या करूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे तो दिस इज 25, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये -25 बचा लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमें चाहिए -25, हमारे पास है -21। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, आ, यहाँ पे -25 करने के लिए मुझे -4 करना पड़ेगा। तो मैं 4 ऐड कर देता हूँ एंड 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मतलब लाइक दिस, -x² + 10x -25। ओके, तो ये बन गया अब आपका √4। यहाँ से माइनस कॉमन, तो x-5 बनेगा। ये 4 की जगह पे 2 स्क्वायर लिख देते हैं। अब फॉर्मूला, √a² - x²। So √a² - x² is x/2, then as it is, मतलब ये 2 स्क्वायर माइनस x -5 प्लस a²/2। a² मतलब 2 का स्क्वायर, दैट इज 4/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। तो इट इज x -5/2 प्लस c। ओके, तो अब ऑप्शन चेक करते हैं और उसके हिसाब से सेट करते हैं। पहले तो यहाँ पे 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है x -5/2, देन एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो अगर थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो तो ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, है ना। अब ये वाला टर्म जो है वो कहाँ से आया, तो इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, सिंपलीफाई करते जाएंगे, तो हमने कुछ और नहीं, इसी को सिंपलीफाई किया हुआ है। तो इसकी जगह पे वापस ये लिख सकते हैं, तो वो पोर्शन सेट हो गया। ये प्लस में 2a है एंड c है, तो हमें ढूंढना a है। मतलब ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज 2a, ये वाला पूरा पार्ट। तो 2a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 2a इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x -5/2। तो 2 2 कैंसल, तो इसके ऊपर से अपने को a मिल गया, a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x -5/2। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी इजी है पर थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का है। तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 पूछा है, 1 - sin 2x। तो ये जो 1 - sin 2x है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये नथिंग बट sin x - cos x होल स्क्वायर। तो देखते हैं कैसे, ये 1 की जगह पे sin² x + cos² x लिख सकते हैं अपने, एंड ये -2 sin x cos x लिख सकते हैं। तो ये क्या बना भाई हमारे पास, ये cos x -sin x का होल स्क्वायर बना। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें 0 to π/4। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ cos x -sin x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा cos 0 1 होता है एंड sin 0 0 होता है। मतलब अगर 0 to π/4 ऑब्जर्व करे तो यहाँ पे π/4 पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, 1/√2 1/√2। साइन 0 देखेंगे तो 0 बनेगा एंड cos 0 देखेंगे तो 1 बनेगा। फिर sin 30 1/2, cos 30 इज √3/2। तो इफ यू ऑब्जर्व तो यहाँ पे cos x का वैल्यू sin x से ज्यादा होता है, तो cos x - sin x इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकलेगा, तो हम लोग cos x - sin x लिखेंगे। ओके, चल अब आगे इंटीग्रेशन, ये तो बहुत इजी है। cos x का इंटीग्रेशन इज sin x एंड sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x, तो ये प्लस बन गया एंड दिस इज 0 to π/4। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे sin π/4 प्लस cos π/4
माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0। तो साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, ये भी 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 एंड 2/√2 इज √2। देन साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, तो √2 माइनस 1 बचेगा अपने पास। तो लेट अस चेक द ऑप्शन, एंड ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर बनेगा हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। डायरेक्ट फॉर्मूला अभी यूज करी हमने रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। क्या था भाई, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x/2, देन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाय 2 एंड साइन इनवर्स x/a, ऐसा था। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, x/2 देन एज इट इज मतलब रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 मतलब 2/2 एंड साइन इनवर्स x/a, तो x/√2 एंड 0 टू √2। अब लिमिट अप्लाई करो, तो x की जगह पे हम √2 रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर इज 2, तो ये 0 बन गया, ये 2 कैंसल। यहाँ पे √2 रखेंगे तो ये साइन इनवर्स 1 बन गया, माइनस अगर 0 रखूंगा यहाँ पे x की जगह पे, तो 0 इंटू एनीथिंग इट विल बी 0 एंड प्लस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। तो वैल्यू साइन इनवर्स 1 की सब्सटीट्यूट करें तो π/2 माइनस 0, तो आंसर इज π/2। तो लेट्स चेक दी ऑप्शन कि कौन से ऑप्शन में π/2 है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to k dx अपॉन 2 प्लस 8k² इज इक्वल टू π/16। एक काम करते हैं, फॉर द कन्वीनियंस से ये 8 को हम कॉमन ले लेते हैं। ये 0 to k, यहाँ पे dx, ये 2/8 बन जाएगा, 2/8 इज 1/4 प्लस x² इज इक्वल टू π/16 हमें दिया हुआ है, मुझे k का वैल्यू चाहिए, तो ये 8 टू 16 हम कैंसिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस a², तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a, तो इट इज tan इनवर्स x/a इज 1/2। 1/a भी होता है, यस, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा एंड 0 to k विच इज इक्वल टू π/2। तो ये थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं यहाँ पे, 1/tan इनवर्स x/a, तो 1/1/2, तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। यहाँ पे tan इनवर्स 2x एंड 0 to k विच इज इक्वल टू π/2। ये 2 जाएगा डिवीजन में, तो π/4 बन जाएगा, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज tan इनवर्स 2k माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/4, तो tan इनवर्स 0 इज 0, यहाँ पे tan इनवर्स 2k इज इक्वल टू π/4। अब tan इनवर्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो 2k इक्वल टू 10 π/4 एंड 10 π/4 इज 1, तो k इक्वल टू 1/2 विच इज अवर आंसर। तो ऑप्शन ए इज 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व xy is equal to 16, x is equal to 4, x is equal to 8। वेरी इजी सम। यहाँ से x is equal to 4 एंड x is equal to 8 है, तो फंक्शन पूरा x में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक 16/x। तो अब एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 8 16/x। तो 16/x का इंटीग्रेशन हम सोचेंगे तो 16 log x बन जाएगा, एंड देन 4 to 8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो ये 16, यहाँ पे log 8 माइनस log 4, तो log में सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन बन जाएगा, तो इट इज 8/4, तो ये 2, तो आंसर इज 16 log 2। एरिया इज इक्वल टू मोड आई होता है,
लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव ही है, तो 16 log 2 ही आने वाला है। तो लेट्स सी कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। यस, 16 log 2 है हमारे पास, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे भी काइंड ऑफ सेम ही है। ये y इज इक्वल टू 9 - x² एंड x एक्सिस। तो y इक्वल टू 9 - x² दिया हुआ है, तो इसका कर्व अगर सोचे हम तो कैसा आएगा। ये पैराबोला है पहले तो, एंड सिमेट्री y एक्सिस में बनेगी। ओके, तो वर्टेक्स उसका जो है, अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 ले लिया तो y का वैल्यू 9 आएगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डाउनवर्ड साइड पे, क्योंकि -x² है, लाइक दिस। अब चेक करते हैं ये x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है। तो फॉर द इंटरसेक्शन विद x एक्सिस हम लोग y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो 0 इक्वल टू 9 - x²। तो x² इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू +or -3। तो यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड दिस वैल्यू इज -3, लाइक दिस। ओके, अब मुझे एरिया चाहिए बाउंडेड विथ x एक्सिस, मतलब ये पूरा एरिया चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 0 to 3 में इस कर्व को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मुझे इतना एरिया मिल जाएगा, और उसको हम डबल कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। तो I विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 9 - x² dx। तो लेट अस सिंप्लीफाई, तो ये 9 का इंटीग्रेशन इज 9x एंड x² का इंटीग्रेशन इज x³/3। यहाँ पे 0 to 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया जाए, तो x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 9 3 = 27 माइनस ये x का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब इज 27/3, एंड 0 रखेंगे तो 0 ही आने वाला है। तो इट इज 27 - 9, तो दिस इज इक्वल्स टू 18। तो ये आधा एरिया जो है वो 18 है। तो एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 mod I, विच इज इक्वल टू 2 into 18, दैट इज 36 इज अवर आंसर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। The order of the differential equation whose general solution is y equal to a sin x plus b cos x। तो a एंड b आर आर्बिटरी कांस्टेंट, हमें ऑर्डर ढूंढना है। ऑर्डर मतलब हम कितनी बार डेरिवेट करने वाले हैं। तो सिंपल रूल कि जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डेरिवेट होता है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेट होगा, एंड 2 बार डेरिवेट होगा तो ऑर्डर विल बी 2। तो ऑप्शन बी इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रल फैक्टर। अब जो लोग 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को पता नहीं होगा इंटीग्रल फैक्टर। तो देख लेते हैं, dy/dx प्लस p of x is equal to q of x, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इंटीग्रल फैक्टर किसको बोलते हैं, तो e रेस टू इंटीग्रेशन px dx जो है उसको इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं। तो अगर ये इक्वेशन एंड गिवन इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं, तो p ऑफ x का वैल्यू यहां से मेरे को मिलेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 1/x मिलेगा। तो ये बन जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन 1/x dx। तो दिस इज इक्वल टू e रेस टू 1/x का इंटीग्रेशन इज log x विथ बेस e। तो log की प्रॉपर्टी कि अगर ये दोनों सेम है तो पूरा log फंक्शन हट जाएगा, तो हमारा आंसर बचेगा x। तो इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू x, विच इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। डिग्री फाइंड आउट करनी है। सो डिग्री मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर। अब यहाँ पे ये 1/3 पावर है, फ्रैक्शन पावर नहीं चलेगा, ये हटाने के लिए मेरे को क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 + dy/dx का होल क्यूब
क्यूब करूंगा तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू d2y/dx2 का होल क्यूब, लाइक दिस। तो जो हाईएस्ट डेरिवेट होता है उसका पावर देखना होता है, मतलब इसके पावर के साथ हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इज d2y/dx2 एंड उसका पावर जो है वो 3 है, एंड हैंस ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस। तो यहाँ पे डॉट क्रॉस, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज पॉसिबल। यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी, लाइक मान लो कि वैल्यू k आती है, k इंटू सी वेक्टर, तो ये इसका भी मीनिंग निकलता है, इसका भी मीनिंग निकलता है। यहाँ पे ये मीनिंगलेस है, क्यों सर? तो डॉट प्रोडक्ट करोगे आप यहाँ पे, तो ये डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर वैल्यू, एंड स्केलर वैल्यू का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकते वेक्टर के साथ, वो मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप स्केलर वैल्यू को, लाइक मेरे पास 2 है तो मैं 2 को कोई वेक्टर 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन 2 क्रॉस दिस इट इज नॉट पॉसिबल। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कोई दो वेक्टर का ही होने वाला है। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज मीनिंगलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are j cap cross k cap plus sorry and I cap plus k cap। सो लेट्स से ए वेक्टर है डायगोनल का j cap प्लस k cap, सो दिस इज इक्वल टू 0 1 1 लिख सकते हैं हम, एंड बी वेक्टर ले लेते हैं I cap प्लस k cap, सो दिस इज इक्वल टू 1 0 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल्स है, दैट्स व्हाई एरिया इज इक्वल टू हाफ मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल दिया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, मान लो कि यहाँ पे आई जे के है, डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है अपने को। तो आई कैप इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो, तो 1 इंटू 1 तो वो 1 बचेगा, तो आई कैप इंटू 1, देन माइनस 0, फिर माइनस जे कैप इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो हाइड करते हैं अपने, तो 0 इंटू 1 इज 0, माइनस 1, देन प्लस के कैप इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो, तो 0 माइनस 1 तो ये भी माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप, थोड़ा ढंग से लिख लो, आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप एंड माइनस के कैप। अभी इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू √3। तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 इंटू √3। So according to the option, option A is our answer. चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, symmetric form मतलब कार्टेशियन फॉर्म of the equation that passing through this point and having this direction, very very easy, passing through this point and having this direction मतलब x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। तो ए बी सी इज डायरेक्शन होता है, x1 y1 z1 इज द पॉइंट। तो पॉइंट कौन सा दिया है हमें, 2 1 एंड -4, तो x माइनस 2 अपॉन 1 which is equal to y minus 1 upon minus 1 which is equal to z minus minus plus 4 upon 2। तो ऑप्शन देखते हैं, नीचे 1 माइनस 1 2 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, सो दिस इज अवर आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द यूनिट नॉर्मल। नॉर्मल का यूनिट वेक्टर ढूंढना है हमें, तो नॉर्मल इसका क्या होगा, एन वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट विच इज 4 -2 1। अभी यूनिट नॉर्मल मतलब एन कैप ढूंढना है हमें, तो एन कैप इज इक्वल्स टू एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। सो इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 1, तो इट इज रूट 21। रूट 21 वाला वैसे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये 1/√21 आएगा, एंड इनटू n वेक्टर, तो n वेक्टर इज 4 माइनस 2 एंड 1। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन डी इज अवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन पेपर का, द इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। जो प्लेन है वो इससे पैरेलल है। अब इससे पैरेलल है तो दोनों के नॉर्मल सेम होंगे, मतलब जो नया प्लेन है वो भी इस टाइप का होगा, 2x माइनस 3y माइनस 5z, पर कांस्टेंट अलग होगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। अब दिस प्लेन इज पासिस थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो 1 2 एंड -3 बिलोंग्स टू प्लेन। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे सब्सटीट्यूट करते हैं, 2 × 1 -3 × 2 -5 × -3 plus k is equal to 0. So let us simplify this, 2 minus 6 plus 15 plus k is equal to 0. So यहाँ पे k का वैल्यू 15 plus 2 17 minus 6 11, तो 11 plus k is equal to 0, तो k is equal to -11। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, 2x माइनस 3y माइनस 5z माइनस 11, मतलब ऑप्शन बी मैचिंग करेगा, ये 11 इधर आ जाएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नया लेक्चर वेरी सुन अपलोड हो जाएगा, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं लाइव लेक्चर लूँ, अगर मेरी सिस्टम सपोर्ट करेगी एंड थोड़े टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए एंड आप नॉलेज गेन कर सको, एज वेल एज ये शेयर करना भी मत भूलिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, तो आप नॉलेज शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।